नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सीएचएस संबंधित हिंदी की तीसरी क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, पिछली की 2 क्लासों में हमने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं और अभी तक कुल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम हिंदी के मॉक टेस्ट के रूप में सारी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, इसलिए एक क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे इस क्लास के लिए नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका पहली और दूसरी क्लास को अगर आप करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीएचएस संबंधित पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। जाकर दोनों क्लासों को कर लीजिएगा क्योंकि एक एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो की खासियत है कि आज हम आपके लिए कुल 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये जो 15 क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चनों को हम विश्लेषण तरीके से पढ़ेंगे और लास्ट में आपको बताना होगा कि इन 15 क्वेश्चन में आपके कितने उत्तर सही हुए। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आपके पूछा गया कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द आपका क्या होता है और बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही दोस्तों, जिनका भी आपके उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी कवयित्री, यह बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। दोस्तों, एक कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका जो उसकी स्त्रीलिंग जो बनता है वो बिल्कुल अद्वितीय बनता है, उसको आपको याद ही करना पड़ता है। तो एक सौ शब्द ये है कि कवि का क्या बनता है कि कवयित्री बनता है। उसी प्रकार के कुछ शब्द और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि साधु का स्त्रीलिंग क्या है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं उसके आपके फुल एनालिसिस करते हैं और जितनी अतिरिक्त चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, तभी उसको रिवाइज करेंगे और उसको याद करेंगे। तो साधु का आपके स्त्रीलिंग बनता है आपकी साध्वी। क्या बनता है आपकी साध्वी। मान लीजिए कि यहाँ पर कवि की जगह पर साधु आ जाता तो क्या करते, तो साध्वी से उत्तर होता, इसलिए इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। अगर वीर आ जाए तो वीर का आपकी स्त्रीलिंग होता है आपकी वीरांगना। क्या होती है आपकी वीरांगना होती है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। हाँ, अगर आ जाए आपके बिलाव का तो यहाँ पर आपको ये दो नोट कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़े और नोट कर लीजिए कि जो आपके बिलाव होता है उसका होता है बिल्ली। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आया है, इसके ऊपर आप स्टार कर लीजिएगा कि कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया कि जो बिल्ली होती है इसका पुल्लिंग क्या होता है, तो बिल्ला बहुत लोग कर देते हैं लेकिन उसका होता है क्या होता है, बिलाव होता है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करते हैं तो कवि का आपके जो कवि होता है उसका आपके कवयित्री होता है। इस बात को क्या रखेंगे आप लोग दिमाग में रखेंगे। तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थे कि साधु का क्या होता है, साधु का होता है साध्वी, साधु का होता है साध्वी, वीर का होता है वीरांगना, बिलाव का होता है बिल्ली और कवि क्या होते हैं कवयित्री। अब दोस्तों यहाँ पर आगे चलते हैं। एक शब्द और है कि मियाँ का बीबी होता है, ये सब आपको पता ही है कि मियाँ का क्या होता है, बीबी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है और इसमें अधिकतर बच्चे क्या होते हैं आपके फंस जाते हैं। तो आपके पास विकल्प 4 हैं, शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। दोस्तों, जब भी आप हमारे साथ मॉक टेस्ट देने बैठें तो अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठें, एक नोटबुक लेकर बैठिएगा और एक पेज अपने हाथ में लीजिए और वहाँ पर लिखिए पहला क्वेश्चन सही, दूसरा क्वेश्चन सही या फिर गलत, जो भी आपका हो ऐसे लिख चलिए और लास्ट में देखिए कि 15 क्वेश्चन है और उसमें कितने आपके सही हुए। और एक नोटबुक जो आप आपने नोटबुक बनाई है ये तो आपका रफ रहेगा और ये जो आपने नोटबुक बनाई है इतनी अतिरिक्त चीज़ें बताइए। जैसे कि पिछले क्वेश्चन से मैंने चार शब्द आपको बता दिए तो सब उसमें नोट करेंगे और इसमें बताएंगे लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ये आपका एक पेज लगेगा, ऐसे बना लीजिए कॉलम, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पर सही या फिर गलत, लास्ट में अपना चेक कर लीजिए। इस प्रकार से हमारे साथ पढ़िए, बहुत ही आपके बढ़िया हो जाएगी और इसका अगर आप बनाए रखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना सुधार आपके अंदर लगातार हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं। तो सदैव बहुवचन वाले शब्द, सदैव बहुवचन जो सदैव अपने आप ही बहुवचन में होते हैं, ऐसे कुछ शब्द आपको क्या करने पड़ते हैं, ऐसे कुछ शब्द आपको याद करने पड़ते हैं और वे शब्द आज मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप उस शब्द को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक शब्द होता है आपके आंसू, जो सदैव क्या होता है आपके बहुवचन में होता है, आंसू। केस, आंसू, केस। समाचार, समाचार, आंसू, केस, समाचार। दर्शन, प्राण, दर्शन, प्राण। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। बाल, नोट कर लीजिएगा, बाल। लोग, प्रजा, लोग,
प्रजा। आप लोग सोच रहे होंगे इतने शब्द मुझे याद कैसे होंगे, इसको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार इसको देखेंगे तभी आपको आएगा। प्रजा, रोष, होश, रोष और होश, इतने शब्द क्या है दोस्तों, इतने शब्द आपके इनफ हैं, यहीं से क्वेश्चन परीक्षा में पूछ जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं, वे शब्द कौन कौन से हैं? आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोष और होश, ये आपके शब्द बन जाते हैं। ठीक है, इतने शब्द अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि सदैव बहुवचन में होते हैं। देखते हैं कि कौन सा विकल्प आपके विकल्प है। यहाँ पर देखिए प्राण है, और प्राण हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो ये आपका डी विकल्प बिल्कुल सही तो जगह। यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, तो आपके प्राण होता है। ठीक है, दो तीन तो बहुत बार पूछे गए, जैसे हस्ताक्षर कई बार पूछा गया है, हस्ताक्षर, दर्शन कई बार पूछा गया है, उतने शब्द याद कर लीजिए, लेकिन हस्ताक्षर और दर्शन और प्राण ये तीन परीक्षा में बार बार पूछे गए, तो इन तीन को विशेष रूप से याद रखिए और हो सके तो सबको याद रखिए। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द क्या होता है आपकी पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग वाली बात करते हैं दोस्तों, तो पुल्लिंग वाला जो आपकी बात करते हैं तो आपके लिंग जो होते हैं दोस्तों आपके तीन होते हैं, दो होते हैं, हिंदी में लिंग आपके तीन होते हैं। एक होता है आपकी पुल्लिंग, इसमें आपके पुरुष के जिसमें पुरुष होता है आपके पुल्लिंग, और एक होता है आपके स्त्रीलिंग, और एक होता है दोस्तों आपके उभयलिंग। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कितने होते हैं दोस्तों आपके हिंदी में लिंग कितने होते हैं। तो हिंदी में लिंग अगर पूरी संख्या तो दो होती है आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लेकिन कुछ दोस्तों आपके क्या होता है दोस्तों, कुछ आपके दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो आपकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों प्रयोग के लिए लिए जाते हैं, उसे उभयलिंग कहते हैं, समझ गए होंगे। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे शब्द जो आपके उभयलिंग होते हैं, ऐसे शब्द जो आपके उभयलिंग होते हैं, इनके आपके लिंग परिवर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि हिंदी और इस मतलब कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों इसके एक ही होते हैं। तो देखिए वैसे कुछ शब्द परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर लिखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और लिखिए मंत्री, और लिखिए इंजीनियर। इंजीनियर को हिंदी में आपके अभियंता खाते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर। और उसके बाद दोस्तों क्या हो गया आपके डॉक्टर, क्या हो गया आपके डॉक्टर, और दोस्तों आपके मैनेजर, मैनेजर। ऐसे ही कुछ क्या दोस्तों आपके उभयलिंग होते हैं। तो उभयलिंग ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग दोस्तों आपके दोनों लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, और ऐसे कुछ शब्द आपके याद रखेंगे, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, ऐसे शब्द क्या होते हैं आपके उभयलिंग होते हैं। समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपकी पुल्लिंग है। दोस्तों पुल्लिंग की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर जो व्यय शब्द है ये आपकी ये पुल्लिंग है, समझ गए। पुल्लिंग क्या आपके व्यय शब्द है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में दोस्तों आपको कई चीज़ें आपकी पढ़नी पड़ती है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, और इसके बहुत सारे आपके नियम होते हैं। जैसे कि कुछ नियम आप जान लीजिए कि जो पेड़ों के नाम होते हैं, पेड़ों के नाम 5 मैं आपको बता देता हूँ, फिर जब क्वेश्चन आएगा तो फिर 5 बता दूंगा, ऐसे ऐसे करके पढ़ूंगा छोटा छोटा। तो 5 नियम मैं आज आपको बताता हूँ जिसको आपको आपके जो कि विशेष नियम है जिसको आपको याद करना है। दोस्तों बात करते हैं कि पेड़ों के नाम, जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं क्या होते हैं दोस्तों आपके, वो पुल्लिंग होते हैं। आज आप पुल्लिंग जान लीजिए, कैसे आप पहचानेंगे। तो अगर आपके जैसे यहाँ पर 4 विकल्प हैं उसमें अगर कोई अगर आप पेड़ का नाम आ जाता तो जानते हैं कि क्या है दोस्तों, वो आपकी पुल्लिंग है, समझ गए। जैसे अगर आपके आ जाए विकल्प में पीपल, जैसे विकल्प में आपके आ जाए नीम, विकल्प में आपके आ जाए आम, विकल्प में आपके आ जाए शीशम, कोई भी वृक्ष आ जाए तो जान लीजिए क्या होंगे, वो आपके पुल्लिंग होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पहली बात है कि पेड़ों के नाम जितने होते हैं क्या होते हैं आपके, जितने भी पेड़ों के नाम हैं वो आपके पुल्लिंग है। एक इंपॉर्टेंट 5 मैं आपको आज बताऊँगा। दूसरा बात है कि अनाजों के नाम, जितने भी आपके अनाजों के नाम हैं, अनाजों के नाम, तो जितने अनाजों के नाम है क्या दोस्तों को, वे आपके पुल्लिंग ही होते हैं। तो पहला तो जितने भी पेड़ों के नाम हैं और जितने भी अनाजों के नाम हैं। अनाज मतलब जैसे मैं कहता हूँ बाजरा, आपके विकल्प में आ जाए बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, मटर, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द,
ये जितने भी अनाज हैं दोस्तों, जितने भी अनाजों के नाम क्या हैं दोस्तों के, वो पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना थोड़ा सा कठिन होता है, और इसका पहचान भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि जितने भी पेड़ों के नाम हैं, जितने भी पेड़ों के नाम हैं, पीपल, नीम, आम, शीशम, सागवन, जामुन, जितने भी नाम हैं वो सब आपके पुल्लिंग होते हैं। जितने भी अनाजों के नाम हैं आपके आपके मटर, बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, जौ, उड़द, ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होते हैं। तीसरा नियम, 5 नियम मैं आपको बताऊंगा आज। तीसरा नियम दोस्तों आपके होता है कि रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, रत्नों के नाम क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग होते हैं। और एग्जाम्पल डालकर लिख लीजिए आगे, एग्जाम्पल डालकर आगे लिख लीजिए, जैसे हीरा, पन्ना, हीरा, पन्ना, मूंगा, मूंगा, मोती, मोती, माणिक, ये सब क्या दोस्तों, ऐसे आपके ETC। तो यहाँ पर समझ गए 3 आपके नियम में कि पहला आपके जितने भी आपके पेड़ों के नाम हैं, दूसरा जितने आपके अनाजों के नाम हैं, और तीसरा जितने आपके रत्नों के नाम हैं। रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। चौथा नियम, 5 नियम मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं। चौथा नियम दोस्तों बन जाता है दोस्तों, चौथा नियम आपका बन जाता है द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव मतलब जो लिक्विड पदार्थ होते हैं आपके, द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, आपके पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए अपने नोटबुक में कि द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे दोस्तों आपके आ जाए पानी, जैसे पानी आ जाए, पानी, सोना, तांबा, द्रव्य जितने होते हैं, तांबा, लोहा, जितने भी पदार्थ होते हैं आपके, लोहा, घी, तेल, जितने भी मटेरियल आपके होते हैं, द्रव मतलब मैं लिक्विड कह दिया था, लेकिन द्रव्य आपका होगा, मतलब जितने भी मटेरियल होते हैं आपके, पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल, ये जितने भी चीज़ें होती हैं क्या होती हैं आपकी, पुल्लिंग होती हैं। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पर समझिए, ये आपके कितने हो गए, 4 नियम हो गए। पहला आपके पेड़ों के नाम, दूसरा आपके अनाजों के नाम, तीसरा दोस्तों आपके किसके नाम, तीसरा दोस्तों मैंने आपके रत्नों के नाम, चौथा आपके द्रव्यों के नाम जितने भी मटेरियल हैं, और पांचवा आप याद रखेंगे दोस्तों आप कि पांचवा क्या रखेंगे, पांचवा महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताते रहा हूँ कुछ ऐसे नित्य नित्य पुल्लिंग शब्द जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, ऐसे 4-5 शब्द मैं बता दे रहा हूँ। और इसको तो विशेष रूप से याद रख लीजिएगा, परीक्षा में को बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो नित्य जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, तोता, मच्छर, याद रख लीजिएगा, कौवा, बिच्छू, ये 4 शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द, तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू। इसके स्त्रीलिंग क्या होते हैं आपके, नहीं होते हैं। तोता का स्त्रीलिंग नहीं बनता है, तो आप क्या होते दोस्तों, आपके नित्य पुल्लिंग ही होते हैं। समझ गए, नित्य पुल्लिंग शब्द तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू। पेड़ों के नाम जितने हैं आपके, अनाजों के नाम जितने भी हैं, रत्नों के नाम जितने हैं, आपके द्रव्य जितने भी हैं, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। और नित्य पुल्लिंग से तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू। आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी नोटबुक में ये सब चीज़ें नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपके स्त्रीलिंग नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा शब्द आपके स्त्रीलिंग आपके नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास शब्द हैं झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या फिर निराला। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो निराला शब्द है दोस्तों, ये आपके पुल्लिंग शब्द है, ये आपकी पुल्लिंग शब्द है, तो यही आपके स्त्रीलिंग नहीं है। पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो निराला आपके एक पुल्लिंग शब्द है, आपके यह आपके स्त्रीलिंग नहीं है। झुरमुट भी स्त्रीलिंग है, अंत्येष्टि भी है, और इच्छा भी आपके बन जाती है। चलिए अब 5 नियम देख लेते हैं स्त्रीलिंग के। 5 नियम हमने पढ़े थे पुल्लिंग के, और अब हम पढ़ेंगे 5 नियम किसके, आपके स्त्रीलिंग के। यहाँ पर देखिए पहला नियम आपके पास, भाषा, बोली एंड लिपियों के नाम, लिपियों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, आपके प्राय क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो समझ गए, पहला नियम आपके समझ में आ गया होगा कि जितनी भी आपकी भाषा हैं,
जितने भी भाषा हैं, भाषा बोली और लिपियों के नाम, भाषा बोली और लिपियों के नाम क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपके पूछ लूँ हिंदी तो क्या होगा, हिंदी आपकी स्त्रीलिंग होगा। हिंदी, जितने भी आपकी भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, या फिर मैं कहता हूँ देवनागरी, 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 पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी, तेलुगु, ये सब क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग है। तो पहला नियम हो कि भाषा बोली लिपियों के नाम क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। सेकेंड नियम, नदियों के नाम, नदियों के नाम क्या होते हैं दोस्तों आपके, नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपके कह दूँ मैं आपके यमुना, इसमें कह दूँ गंगा, यमुना, गंगा, गोदावरी, गोदावरी, ताप्ती, जितनी भी आपकी नदियां हैं उनके नाम क्या होंगे आपकी स्त्रीलिंग होंगे। बहुत ही ज़्यादा क्या दोस्तों आपके महत्वपूर्ण है। दो नियम होंगे। पहला नियम क्या दोस्तों, पहला नियम था जितने भी आपके क्या है दोस्तों भाषा बोली और लिपियां हैं, भाषा बोली और लिपियां, BBL, भाषा बोली और लिपियां, और दूसरे में नदियों के नाम। तीसरा समझिए, तीसरा नियम दोस्तों आपके पास है कि तिथियों के नाम, तिथियों के नाम क्या है दोस्तों, जितने भी आपके तिथियों के नाम है क्या होते हैं आपके, वो भी आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं, स्त्रीलिंग ही होते हैं। क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे मैं कह दूँ पहली, दूसरी, ये सब तो क्या है आपके पहली, दूसरी, तीसरी, या फिर कह दूँ आपके पूर्णिमा, जितनी भी तिथियां हैं आपकी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, जितनी भी तिथियों के नाम क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो अभी तक पहला नियम क्या था दोस्तों आपके, पहला नियम था कि आपके, पहला नियम था दोस्तों आपके कि भाषा बोली और लिपियों के नाम, दूसरे में आपके नदियों के नाम, और तीसरे में दोस्तों आपके तिथियों के नाम क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात की जो पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी के ग्रह क्या है दोस्तों आपके स्त्रीलिंग है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी ग्रह क्या आपके स्त्रीलिंग है। और पांचवा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पांचवा इंपॉर्टेंट है कि नक्षत्रों के नाम, जितने भी आपके नक्षत्रों के नाम हैं, नक्षत्रों के नाम हैं, और कितने नक्षत्र होते हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क में बताइएगा कि नक्षत्र कितने होते हैं। तो नक्षत्र कितने होते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसी वीडियो के। नक्षत्रों के नाम जो होते हैं क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं, और कितने नक्षत्र हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगा। तो नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अश्विनी, अश्विनी भी नक्षत्र होता है, अश्विनी, रोहिणी, रोहिणी, भरणी, ये सब जितने भी नक्षत्र हैं, नक्षत्र जितने भी होते हैं नक्षत्रों के क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। तो आज के लिए 5 इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि स्त्रीलिंग में। पहली बात थी कि जितने भी भाषा, लिपि, बोलियों के नाम क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके, लिपियों के नाम क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम क्या होते हैं आपके, नदियों के नाम क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम क्या होते हैं आपके, पहली, दूसरी, तीसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, ये सब क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। और चौथी बात क्या रही दोस्तों आपकी, जो कि पृथ्वी ग्रह क्या होते हैं, पृथ्वी ग्रह क्या आपके स्त्रीलिंग है। और पांचवा है जितने भी आपके क्या आपके नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग के भी 5 नियम हम लोग जान गए, और पुल्लिंग के भी हमने 5 नियम जान लिए कि आपके पुल्लिंग के भी 5 नियम जान लिए कि जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं, अनाजों के नाम होते हैं, द्रव्य पदार्थों के नाम, रत्नों के नाम होते हैं। और दोस्तों क्या होते हैं आपके रत्नों के नाम जितने होते हैं पुल्लिंग होते हैं, और कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जान लीजिएगा कि निराला शब्द क्या होता है आपकी स्त्रीलिंग नहीं होता है। इच्छा, झुरमुट और अंत्येष्ट क्या होते हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में से आपसे पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका शब्द क्या है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है सरसों, मकई, सारस, मूंग। सरसों, मकई, मूंग, ये सब क्या होते हैं आपके, और सारस, इसमें आपके पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर सी विकल्प होगा, जो सारस शब्द क्या आपके ये पुल्लिंग शब्द होता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुल्लिंग के बारे में मैंने आपको 5 फैक्ट बताए, और स्त्रीलिंग के बारे में 5 फैक्ट बताए, तो कुल 10 फैक्ट हमने आज आपको बता दिए हैं। और कुछ उभयलिंग शब्द भी आपको बता दिए, जैसे आपके मैनेजर, डॉक्टर, ऐसे प्रधानमंत्री, मंत्री, ऐसे कुछ शब्द मैंने आपको क्या बता दिए, आपके उभयलिंग के भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अब संधि विच्छेद की बात करते हैं। अब संधि विच्छेद की बात करते हैं। संधि विच्छेद के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी चर्चाएं की थी कि संधि किसे कहते हैं, और संधि के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जान लिए थे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि
जो द्वापी शब्द होता है इसका संधि विच्छेद होगा। द्वधन आपी, आवापी ये बिल्कुल नहीं होगा। द्वधनपी ये भी नहीं होगा। दवधन अयापी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर देखेंगे कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वौधन अपी। ये दोस्तों एक प्रकार की आपकी अयाद संधि है। क्या होती है? आपकी अयादी संधि होती है। अयादी संधि होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको संधि के बारे में बताया था, पिछले फिर पहले वीडियो में, कि संधि क्या होती है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आपके मेल, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों स्वर संधि की। तो स्वर संधि के भी आपके 5 भेद होते हैं। 5 भेद में एक होती है दोस्तों आपकी दीर्घ संधि, एक होती है गुण संधि, एक होती है वृत्त संधि, एक होती है यण संधि और एक होती है आपकी आयात संधि। मुझे लगता है मैंने आपको उस दिन दीर्घ संधि, आपके दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और आपकी गुण संधि के बारे में बताया था। आज मैं आपको बता देता हूँ कि वृद्धि संधि क्या होती है और यण संधि क्या होती है और आपकी आयात संधि क्या होती है, आयादी संधि क्या होती है, और तब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि वृद्धि संधि क्या होती है। दीर्घ संधि आप लोगों ने जाना था कि जब आपके समानवर्ती वर्ण मिलते हैं तो आपके उसी का दीर्घ हो जाता है, जिसको दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि क्या होती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आ के बाद जब आ फिर बड़ा आ या फिर ई या बड़ी ई के बाद मिलता है तो ई बन जाता है, और जब दोस्तों आ के बाद ऊ मिलता है, आ या फिर बड़ा आ के साथ ऊ जब बड़ा ऊ मिलता है तो आपका ऊ बन जाता है। ये सब चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। और जब आ के बाद दोस्तों क्या मिलता है आपके री मिलता है तो आपके आर बन जाता है। ये आपका नियम था आपके गुण संधि का। अब बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि का नियम दोस्तों बहुत ही अच्छा है कि जब छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद, क्योंकि रिवीजन हमने कर दिया पिछले वाले में जो बताया था, और अब आके चलते हैं। जब आ और या फिर बड़ा आ के साथ ए या फिर बड़ा ए मिलता है, ए या फिर बड़ा ए मिलता है तो आपके बड़ा ए बनता है। ये हो गया आपके प्रथम, इसकी बात कर रहे हैं हम, आपके वृद्धि संधि की बात कर रहे हैं, समझिएगा। एक नियम ये हो गया। और दूसरा नियम है कि जब छोटा या फिर बड़ा आ के बाद आपके ओ या फिर अव आता है, ओ या फिर क्या दोस्तों, ओ या फिर अव आता है तो मिलकर बनता है आपकी अव। और यही दो नियम आपकी वृद्धि संधि के हैं। यही दो नियम आपके आपके वृद्धि संधि के। जब बड़ा आए या फिर बड़ा अव आए तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कौन सी संधि आपकी वृद्धि संधि है और किस प्रकार से होती है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मेरी बातें यहाँ पर क्या थी। जैसे सदा धन एव, सदा धन एव से बनेगा आपके सदैव। समझ गए कैसे बना? यहाँ पर सदा में आपके बड़ा आ था और ए में आपके छोटा ए था, और उन्होंने बताया था कि जब आ के साथ ए मिलता है तो क्या बनता है आपके बड़ा ए बनता है, इसलिए यहाँ पर सदैव बड़ा दो आपके आए बन गया। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो इस प्रकार से होती है आपकी वृद्धि संधि। अब बात कर लेते हैं यण संधि की। यण संधि की, जहाँ पर आपने संधि डाली थी वहीं से आगे बढ़ते चलिए। और यण संधि की जब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो यण संधि का यहाँ पर नियम बनता है कि जब ई या फिर छोटी ई या फिर बड़ी ई के साथ असमान स्वर मिले। असमान स्वर मतलब इसके अलावा कोई अन्य स्वर आ जाए। असमान स्वर, असमान स्वर क्या अर्थ होता है कि इसके इतर कोई और स्वर आ जाए। कुल आपके 11 स्वर हैं, इस बिंदु के अलावा कोई इतर स्वर आ जाएगा तो क्या बनेगा दोस्तों, इतर मतलब इसके अलावा कोई शब्द आ जाएगा तो आपके शब्द बन जाएगा या, मतलब ई का आपके या में परिवर्तन हो जाएगा। पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम। दूसरी यहाँ पर दोस्तों बात है कि दोस्तों इसी प्रकार से जब ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर दोस्तों बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर मतलब इसके अलावा कोई और स्वर, असमान स्वर मिलता है तो क्या बनता है दोस्तों, ऊ दोस्तों आपके परिणित हो जाता है आपके उआ में। समझ गए? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दोस्तों आपके तीसरा नियम कि दोस्तों जब आपके री के बाद कोई असमान स्वर आए, जब दोस्तों री के साथ कोई असमान स्वर आए तो री आपके र में परिणत हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ई जो है दोस्तों आपके या में परिणत हो गया, दोस्तों ऊ जो है आपके वा में परिणत हो गया और री आपके र में परिणत हो गया। समझ गए? बहुत बढ़िया, समझ गए। तो अब इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे कि एक शब्द आपके बनता है इत्यादि। तो जो इत्यादि मतलब दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। इसमें हुआ का इति मतलब होगा कि इसके नीचे क्या दोस्तों, इसमें इसका आपके लास्ट वर्ण है आपके ई, छोटा ई, ठीक है। और इसका आदि क्या, इसका प्रथम वर्ण है आपके बड़ा आ।
और हमने बताया था कि ई के बाद जब असमान स्वर आता है तो ई का क्या बन जाता है दोस्तों, ई का बन जाता है आपकी या, और दोस्तों आपकी पीछे वाला वह स्वर का आपकी मात्रा ले लेता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ई जो है आपके, इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर छोटी जो ई थी वह दोस्तों आपके या में बदल गई, ठीक है, और आगे की जो बड़ी आ की मात्रा थी वो मात्रा लग गई और आज बन गया, इस प्रकार से बन गया इत्यादि। तो ये आपकी यण संधि बन जाती है। यण संधि आपकी समझ में आ गया होगा कि ई के बाद असमान स्वर आए तो यह बन जाता है, आपके ऊ के बाद भी असमान स्वर आए तो वह बन जाता है, और री के बाद असमान स्वर आए तो आपके रा बन जाता है। समझ गए, ये हो गई यण संधि। अब बात कर लेते हैं आयात संधि की। दोस्तों यहाँ पर अब आयात संधि का नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझिएगा। और यहाँ से स्वर संधि आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो गुण की जो आपकी दीर्घ संधि होती है इसको मैंने पहले वीडियो में पढ़ लिया था, और गुण संधि को भी मैंने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया था। आज हमने आपके वृद्धि संधि को पढ़ा और फिर हमने यण संधि को पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं आयात संधि की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आयात संधि का क्या नियम है, और इसको पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर दोस्तों ए आए, पहले समझ लीजिए कि ए आए ओ और आओ, इसको फिर से समझिए सही से, ए आए ओ आओ। तो यदि ए आए ओ आओ जो स्वर हैं इनका मेल दूसरे स्वरों के साथ, मतलब इसके अलावा कोई असमान स्वर जो मिलता है इनके साथ, समझ रहे हैं, कोई असमान स्वर मिले, इसको मैं यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जब इनके साथ क्या मेरे दोस्तों असमान स्वर मिले तो बनता क्या है ये समझिएगा। तो क्या बनता है दोस्तों, जो ए है दोस्तों वह आपके परिणत हो जाता है आपके आय में, किसमें, आय में। जो आय है दोस्तों ये आपके आय में बदल जाता है, जो ओ है आपके आओ में बदल जाता है, और जो आओ है दोस्तों आपके आओ में बदल जाता है। तो जब ए आए ओ आओ के साथ असमान स्वर आए तो ए आय में आय में ओ आओ में परिणत हो जाता है। इतनी बातें होती है दोस्तों आपके आयादी संधि का ये नियम बन जाता है, जैसा कि आपके यहाँ पर है द्वापी। द्वाप क्या दोस्तों, संधि विच्छेद क्या दोस्तों, द्वौ धन अपी। इसका लास्ट आपके है दोस्तों की आओ, इसका आपके लास्ट वर्ण क्या है दोस्तों आपके आओ, और इसका प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों आपके आ है। जब मैंने कहा कि आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आपके आओ में बदल जाता है, मैंने आपको पीछे बताया, बहुत बढ़िया। तो दो के बाद जब आया दोस्तों तो ये आपके द्वा जो है दोस्तों आओ में बदल गया, आओ मतलब आओ, ये देखिए आओ जुड़ गया, द्वाओ और पीछे वाला आ गया आपके द्वाओ। तो इस प्रकार से दोस्तों द्वाप ही बन गया, समझ गए। जब आओ के बाद आए तो क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है बी विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगर पूछ लेता कि द्वाप ही जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है तो कहेंगे कि आप आयादी संधि है। कौन सी संधि आपकी, आयादी संधि होती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पूरी स्वर संधि है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। संधि क्या होती है, संधि का अर्थ होता है दोस्तों आपके मेल। संधि क्या होती है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या फिर विकार उत्पन्न होते हैं क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। संधि कितनी प्रकार की, तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कितनी प्रकार की आपके, पांच प्रकार की। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, आयात संधि। और इन पांचों संधियों के बारे में आप लोगों को विशेष रूप से पता चल गया। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। जो अत्यधिक शब्द है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों यह आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि पीछे ही हमने आपके यण संधि को पढ़ा है और यही यणी संधि का उदाहरण है। सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अतिधन अधिक, क्योंकि इसका अंतिम वर्ण दोस्तों आपके छोटा ई है और इसका प्रथम वर्ण आपके आ है। और हमने पढ़ा कि जब ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो ई आपके या में बदल जाता है, इसलिए आ के बाद, इसलिए दोस्तों आ के बाद जो ता है दोस्तों ता ही रह गया, और जो छोटी की मात्रा थी ये या में बदल गई, और पीछे का जो वर्ण था आपके उसी की मात्रा छोटा आ था, और छोटा आ का मात्रा कुछ होता नहीं है, इसलिए अधिक उतर गया और बन गया अत्यधिक। तो यह क्या है दोस्तों आपके यण संधि का उदाहरण है, और अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अतिधन अधिक। समझ गए, बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कौन सी, क्योंकि मैंने बताया था कि संधि का अर्थ होता है मेल, और संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समझ गए, ये हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर चर्चाएं कर ली हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, कौन सी क्या दोस्तों की विसर्ग संधि है, ये आपके क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 निरंतर, निधन अंतर, इसका संधि विच्छेद होगा और यह क्या होगी विसर्ग संधि। समझ गए, अगर निरंतर का संधि विच्छेद पूछे थे, निधन अंतर। कभी दोस्तों मैं आपको आज मैंने संधियाँ पढ़ा दी हैं, अब कभी मैं आपको धीरे धीरे करके मैं आपको व्यंजन संधि भी पढ़ा दूंगा और विसर्ग संधि भी आपको पढ़ा दूंगा और इसी प्रकार से आप उसके क्वेश्चन करते रहेंगे। दिग्गज की दोस्तों बात करते हैं तो इसका संधि विच्छेद बनता है दिग्धनगज और ये बन जाती है आपकी व्यंजन संधि। पूछ रहा था विसर्ग संधि, तो ये भी विकल्प होगा नहीं, क्योंकि आपकी क्या है दोस्तों, ये आपकी व्यंजन संधि है। जगदीश की बात करते हैं तो हो जाएगा जगत धन ईश बराबर जगदीश, और ये भी दोस्तों क्या है आपके व्यंजन संधि है, तब आपके दम चल जाएगा जगत धनीश, ये भी आपकी व्यंजन संधि है। महिष की बात करें दोस्तों, ये आपके स्वर संधि है, स्वर्ग दीर्घ स्वर संधि है, उसको मही धनीश बराबर महिष, दीर्घ स्वर संधि है। विसर्ग संधि आपका ए नंबर है। समझ गए, ये आपकी व्यंजन संधि, ये आपके व्यंजन संधि और ये आपके दीर्घ स्वर संधि। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैंने आपको आज बताया था कि मैंने आपके लिए कुल 15 क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन मैं आज आपको 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि टाइम आपके बढ़ रहा है, क्योंकि आज हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली। पहली बात की जो आपके लिंग होते हैं उनके बारे में विशेष रूप से पढ़ लिया, लिंग कितने होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में 5-5 फैक्ट हमने पढ़ लिए, और जो संधियाँ होती हैं उसके बारे में हमने 3-3 संधियों को आपके एग्जाम्पल तरीके से पूरा पढ़ लिया है। इसलिए ये समय आज ज़्यादा चला गया है, तो आज हम आपके 10 ही क्वेश्चन करेंगे। ये आपका 9वां क्वेश्चन है, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपको और भी करूँगा। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण आपके नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। राजकुमार तो है, राजकुमार मतलब होता है राजा का कुमार, और बाद में विभक्ति का लोप हो गया, का हट गया, राजकुमार बन गया। और मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास वही होता है जिसमें विभक्तियों का लोप होता है। तो राजकुमार में तो आपके तत्पुरुष समास है यज्ञवेदी, ग्रामवासी, ग्रामवासी मतलब होता है ग्राम का वासी, यज्ञ ग्राम का वासी, और इसमें आपके का हट गया, विभक्ति का लोप हो गया, ये भी आपके तत्पुरुष समास है। यज्ञवेदी मतलब यज्ञ का वेदी, यज्ञ को जानने वाला, यज्ञ का वेदी, और इसमें का हट गया, ये भी विभक्तियों का लोप हो गया। और आजन्म, आजन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो आजन्म जो शब्द है यह आपके अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसका जो प्रथम आपके प्रथम पद पूर्व पद है वो आपके बड़ा आ है और यह एक प्रकार का अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास आपके बन जाएगा। पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो सी आपके नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार का अव्ययी भाव समास है। यह क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, और यहाँ से दोस्तों आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। कुल हमने आज आपके 10 क्वेश्चन किए, और आप बताइए कि 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। इसका उत्तर आपके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, और आप कहाँ किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी आपके कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर तीसरी ये क्लास थी, अगर आपकी पहली और दूसरी क्लास अगर आपने नहीं की है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, जो आई कार्ड ऊपर लगा हुआ है वहाँ पर भी मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी है, और आपकी इंड स्क्रीन पर भी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। जाकर दोस्तों क्या कर लेंगे, आप इसकी पहली और दूसरी क्लास को भी कर लेंगे। और अगर यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीएचएस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो क्वेश्चन सुन लीजिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता होगा दोस्तों, मैं इसका उत्तर आपको कल बताऊंगा। एक क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि आज लास्ट में बताऊंगा कि नक्षत्र कितने होते हैं, तो नक्षत्र दोस्तों आपके 27 होते हैं। कितने होते हैं? 27 होते हैं। समझ गए? बहुत महत्वपूर्ण। निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? लड़का भूख से अधमरा हो गया था, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया है। किसमें कर्मधारय समास नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। और यहाँ से दोस्तों आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों आज का आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।